नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज प्लाजा में। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोगों ने डेयरी में 5 लेक्चर जो है कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे छठा लेक्चर, और जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा डेयरी टेक्नोलॉजी। अगर आपको पिछले कोई भी लेक्चर में कोई कन्फ्यूज़न हुआ हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देर गवाए हम जो है स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है डेयरी टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहला है दुग्ध विज्ञान के पिता, यानी फादर ऑफ मिल्क मिल्क साइंस। ठीक है, फादर ऑफ मिल्क साइंस डॉक्टर वर्गीस कुरियन। एनडीडीबी एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये जो है एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, तो आप कृपया इसको जो है जल्दी जल्द नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉरी। स्थापना इसकी कब हुई? 1965 में। कहाँ है ये? आनंद नगर, गुजरात। इसके चेयरमैन अध्यक्ष कौन है? इस टाइम वर्षा जोशी हैं, ये पुराना डाटा है। टी ए नंद कुमार जो है ये पुराना डाटा है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो है वर्षा जोशी हैं, जिनकी ज्वाइनिंग 30 नवंबर 2020 को हुई थी, यानी 2020 को हुई थी। दुग्ध की शिक्षा के लिए खोला गया एनडीआरआई। एनडीआरआई की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल, हरियाणा। ठीक है, आपका करनाल कहाँ है? हरियाणा में है। अच्छा दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे कि एनडीआरआई और एनडीडीबी दोनों अलग लोकेशन पे हैं और दोनों अलग हैं। ठीक है, और क्या करता है आपको एग्जामिनर जो है आपको भटकाने की कोशिश करता है। वो एनडीआरआई देता है और सेंटर आपके जो है एनडीडीबी वाले रखता है। तो आप लोग जो है बहुत ही सोच समझ के जो है क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करेंगे। दुग्ध की शिक्षा के लिए 1955 में एनडीआरआई की स्थापना की गई। ठीक है, इसकी स्थापना और एनडीडीबी की स्थापना दोनों अलग अलग हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? आपकी दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध से। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो आपका दुग्ध से। ऑपरेशन फ्लड में किस सन में प्रारंभ हुआ? तो आपका ऑपरेशन फ्लड देश में किस सन में, मतलब अपने इंडिया में किस सन में प्रारंभ हुआ? तो आपका 1970 में। आईडीसी, ठीक है, आईडीसी इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1970 में। ठीक है, केवल ये फुल फॉर्म होती हैं जो कभी कभी पूछी जाती हैं। आईडीसी है, सीएमएस है, तो हम लोग आपको जो है विद स्थापना बता देते हैं कि इनकी स्थापना कब हुई। तो 1970 में आईडीसी इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन। सीएमएस कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी, कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी, इसकी स्थापना 1917 यानी 1917, और कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में। ठीक है। पीसीडीएफ प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, इसकी कब स्थापना हुई थी? 1962 में। ठीक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको जो है ज़रूर याद कर लीजिएगा। हम आपको वैसे पीडीएफ प्रोवाइड करा देते हैं, तो आप लोग मन से जो है तैयार कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि डेयरी, हर सब्जेक्ट आप लोग जो है मन से जो है पढ़िएगा और एकदम कंसंट्रेशन होकर पढ़िएगा। अगर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हैं, जितनी देर पढ़ रहे हैं आप कंसंट्रेट होकर पढ़िए, क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। WBP वुमेन डेयरी प्रोजेक्ट, ये कब स्टार्ट हुआ था? हमारा 1999 2000 में आया। ठीक है, ये कब हमारा आया था, यानी स्टार्ट हुआ या कब आया? 1999 से 1999 2000 में आया। काइंड ऑफ मिल्क, यानी दूध के प्रकार। मुख्य रूप से दूध जो है आपका 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला है फुल क्रीम मिल्क। फुल क्रीम मिल्क मतलब जिसमें मिल्क जो है फुल मिल्क होती है, जिसमें फ़ैट आपका 6% होता है, यानी 6% होता है। और एसएनएफ जो है आपका 9% होता है। एसएनएफ की फुल फॉर्म होती है सॉलिड नॉट फैट, यानी 9% होता है। अब आपका है दूसरे नंबर पे स्टैंडर्ड मिल्क। इसका फ़ैट क्या होता है? 4.5%, यानी 4.5%। एस एन एफ यानी सॉलिड नॉट फैट
8.5% यानी 8.5% यानी 8.5% यानी प्रतिशत। टोन्ड मिल्क, तीसरा है आपका टोन्ड मिल्क, फैट आपका 3%, और SNF यानी सॉलिड नॉट फैट आपका है 8.5%। आपका चौथा है डबल, आपका जो है चौथा है डबल टोन मिल्क, इसमें फ़ैट होता है आपका 1.5%, और जो है SNF होता है सॉलिड नॉट फैट होता है 9%। ठीक है। दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए जो विधियाँ अपनाई जाती हैं उसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। ठीक है। जो भी मेथड्स अपनाई जाती हैं ख़राब होने से बचाने के लिए उसे पाश्चुरीकरण कहते हैं, यानी जिसे आप मतलब अपनी हिंदी भाषा में बोलते हैं उबालना। इसकी दो विधियाँ होती हैं पाश्चुरीकरण की, यानी जिसे आप बॉयल करना बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। इसकी दो विधियाँ होती हैं। एक तो होती है, फर्स्ट होती है HTST यानी हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत कम समय के लिए। ठीक है। देख लीजिए कितना होता है इसका। आपका जो टेम्परेचर जिसे हिंदी में बोलते हैं आप तापमान, वो कितना होता है 71.11 डिग्री सेल्सियस, और इसमें समय आपका टाइम कितना रहता है मात्र 15 सेकंड। ठीक है। तभी इसको बोला है HTST। ठीक है। तभी इसको बोला है HTST। जो है हाई टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर बहुत हाई होगा बट टाइम जो होगा आपका शॉर्ट होगा। ठंडा करने का ताप, अगर आपको ठंडा करने का तापमान कितना और ठंडा करने के लिए यानी इसको फिर आप जो है ठंडा करेंगे, चिल्ड करेंगे जब, तो 4.5 डिग्री से। ठीक है। 4.5 यानी 4 से 5, 4 से 4.5 5 सेकंड में आप जो है फिर इसे ठंडा करेंगे। ठीक है। जो मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट होते थे वो हम लोग जो है ऊपर नोट कर लिया करते थे। जैसे मैंने आपको मुर्गी पढ़ा दी है, फिर भी आप देख लीजिए काला मांस जो है किस मुर्गी का होता है, तो आपका कड़कनाथ का होता है। फैट का दूध में ऊपर तैरने का कारण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक है। अब हम लोग जो बात कर रहे थे पाश्चुरीकरण की, एक तो हो गई HTST, दूसरी आपकी है LTLT। ठीक है। दूसरी आपकी है LTLT। ठीक है। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। ठीक है। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, इसका टेम्परेचर जस्ट अपोजिट, इसका जो टेम्परेचर वो जो है लो रहेगा और टाइमिंग इसकी ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगी। इसका तापमान यानी टेम्परेचर 62.78 डिग्री सेल्सियस, और समय यानी टाइम कितना हो जाएगा 30 मिनट। ठंडा करने का तापमान वही 4.5 डिग्री यानी 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड। दूध का जीवाणु घनन कितने तापमान पर करते हैं। ठीक है। जीवाणु घनन कितने तापमान पर करते हैं, कितने टेम्परेचर पर जीवाणु का घनन करते हैं, तो 108 से 111 डिग्री सेल्सियस, और कितनी देर के लिए 25 से 30 मिनट के लिए। ठीक है। ये जो वैल्यू जितनी भी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से ज़रूर आपका एक क्वेश्चन ज़रूर ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है। तो सेपरेटर दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है 1.040। सामान्य दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है 1.028 डैश 1.032। ठीक है। 1.028 से लेकर 1.032 ये वैल्यू जो है आप बहुत मतलब आपको याद ही रखनी है, क्योंकि छोटी छोटी वैल्यू पे ही जो है क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है 1.028। भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है 1.030। बकरी के दूध का, यानी जिसमें ये ऐसे कॉमा लगा है मतलब ये जो है सेम रिपीट हुआ है, बकरी के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है 1.033। अब आप देख लीजिएगा क्रीम किसे कहते हैं। क्रीम दूध का वह भाग जिसमें बसा 18% से कम नहीं होना चाहिए। बसा ये आपका फ़ैट है। ठीक है। बसा को ही आप जो है इंग्लिश में फ़ैट बोलते हैं। दूध का वह भाग जिसमें बसा यानी फ़ैट 18% से कम नहीं होना चाहिए तथा इसमें बसा की मात्रा अधिक होती है।
जो हुई वसा है फैट की मात्रा अधिक होती है, उसी को बोलते हैं जिसमें मतलब जिसमें 18% से कम होनी नहीं चाहिए फैट, ऊपर ही हो उसे ही हम क्रीम बोलते हैं। ठीक है, उसे ही हम लोग क्रीम बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे वो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट थी, वैसे ये क्रीम वाली है। टेबल क्रीम में फ़ैट 20 से 22 यानी 20 से 22% पाई जाती है। पतली या वाइट क्रीम में फ़ैट 20 टू 25% पाई जाती है। कॉफ़ी क्रीम में फ़ैट 18 से 25 यानी 18 टू 25% पाई जाती है। भारी क्रीम में फ़ैट 30 टू 40% पाई जाती है। प्लास्टिक क्रीम में फ़ैट 80 टू 85% पाई जाती है। प्लास्टिक क्रीम का प्रयोग घी उत्पादन करने में करते हैं। ठीक है, प्लास्टिक क्रीम का उपयोग जैसे आप लोग जो जो मार्केट से खरीदते हैं देसी घी, उसमें जो है प्लास्टिक क्रीम का उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक क्रीम को सफ़ेद मक्खन के नाम से भी जानते हैं। फूली फूली हुई क्रीम का उपयोग आइसक्रीम तथा केक बनाने में होता है। ठीक है, जो फूल जाती है उसका उपयोग कहाँ होता है? आपका आइसक्रीम बनाने में होता है और दूसरा आपका केक बनाने में होता है। भारी क्रीम का प्रयोग मक्खन तथा पनीर उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भारी क्रीम का जो है कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है? आपका मक्खन और तथा पनीर बनाने में किया जाता है। खट्टी क्रीम में 0.6% अम्लता होती है। ठीक है, एसिडिटी होती है। संश्लेषित क्रीम को इनिशिएशन क्रीम भी कहते हैं, इमिशिएशन क्रीम भी कहते हैं। संश्लेषित क्रीम को इमिशिएशन क्रीम भी कहते हैं। ऐसी कौन सी क्रीम है जिसमें प्रोटीन नहीं होती है? तो वो आपकी होती है संश्लेषित क्रीम। ठीक है, क्रीम को चाहे हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, क्रीम क्रीम ही होती है। ठीक है, क्रीम किस विधि द्वारा निकालते हैं? तो अपकेंद्रीय विधि द्वारा। ठीक है, अपकेंद्रीय विधि द्वारा। ये जो है ये बहुत बार पूछा गया, जब मैंने भी पेपर दिया था तब भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्रीम निकालने की मशीन को क्रीम सेपरेशन कहते हैं। ठीक है, सेपरेटर मतलब सेपरेटर नहीं होता, वही उसको क्रीम सेपरेटर बोलते हैं। अपकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण की अपेक्षा 3000 से 6000 यानी 3000 टू 6000 गुना अधिक होता है। टेबल क्रीम का प्रयोग फल आदि को मिलाकर खाने में किया जाता है। टेबल क्रीम का प्रयोग जो है फल आदि को मिलाकर खाने में किया जाता है। सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो आपका सोनपुर बिहार में। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि सबसे बड़ा जो पशु मेला कहाँ लगता है भारत में, तो कहाँ लगता है? आपका सोनपुर बिहार। ठीक है, पशु जनगणना 5 वर्ष बाद होती है। हर 5 वर्ष बाद पशु जनगणना होती है। और सन 2017 में 20वीं जनगणना हुई थी। ठीक है, अब आपकी कब होगी? अब अगली साल होगी यानी 2022 में आपकी होगी। फ्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क कितना होता है? मतलब जिस पर फ्रीज हो जाता है -0.54 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखिएगा माइनस। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? -0.54 डिग्री सेल्सियस। एवरेज एवरेज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क। एवरेज मतलब एक नॉर्मल एवरेज कितना है? -0.52 डिग्री सेल्सियस से -0.57 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क 100.15 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इस पर बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, मतलब जम जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अपकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से 3000 टू 6000 गुना अधिक होता है। अभी मैंने ये पॉइंट पहले ही बताया था, बट ये कुछ इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, इनको हम एक दो बार लिख लेते हैं जिससे हम इनको भूलें ना और ये हमको जो है रिमेंबर रहें लॉन्ग टर्म तक। दूध से बनने वाले प्रोडक्ट। आपका सबसे पहला दूध से बनने वाला है खीर। ठीक है, यह एक विशेष प्रकार का क्षरण होता है जो बच्चे के जन्म के बाद तुरंत आयन से प्राप्त होता है, जिसे कुछ लोग गांव में गिजरी बोलते हैं। जो गांव से बिलोंग करते होंगे वो लोग जानते होंगे, जिसको वो लोग गिजरी बोलते हैं।
और शायद कुछ जगह फटा भी बोलते हैं, ठीक है, जो बच्चे के जन्म के बाद तुरंत आयन से प्राप्त होता है। बच्चे के जन्म के बाद 3 दिन तक खीस पिलाना चाहिए। खीस दूध की अपेक्षा अधिक पीला, कैरोटीन व ज़ैंथोफिल की अधिकता के कारण होता है। खीस दूध की अपेक्षा, खीस इतना येलो क्यों होता है, मतलब दूध से ज़्यादा येलो क्यों होता है, तो उसका कारण क्या है, कैरोटीन व ज़ैंथोफिल की बहुत ज़्यादा मात्रा होने के कारण, ठीक है। खीस में दुग्ध की अपेक्षा दो दो गुना, ठीक है, खीस में दुग्ध की अपेक्षा 2 से 3 गुना, मतलब इसमें 2 गुना लिखा है बट 2 से 3 गुना होता है, 2 से 3 गुना कैसीन पाई जाती है, ठीक है। कैसीन जो है मिल्क में पाई जाने वाली प्रोटीन है। खीस, यहाँ खींच लिखा है, खीस सॉरी मिस्टेक हो जाती है। खीस नवजात शिशु के लिए चेचक तथा रोग प्रतिकारक के रूप में महत्वपूर्ण कार्य करता है, ठीक है। खीस क्योंकि प्राइमरी जो है उसका फूड होता है वो खीस ही होता है। दुग्ध बसा यानी मिल्क फैट, दुग्ध में बसा फास्फोलिपिड सेफालिन, कोलेस्ट्रॉल तथा कैरोटीन के रूप में पाई जाती है। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होने के कारण मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया होगा, वैसे फास्फोलिपिड है, ठीक है। लैक्टोज को मिल्क शुगर या दुग्ध शर्करा कहते हैं। लैक्टोज ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज से मिलकर बनता है, ठीक है। लैक्टोज किससे लैक्टोज ग्लूकोज, लैक्टोज किससे मतलब कॉम्बिनेशन क्या होता है इसका, ग्लूकोज होता है और ग्लैक्टोज से मिलकर बनता है आपका दुग्ध प्रोटीन यानी मिल्क प्रोटीन। यह 3 प्रकार की होती है, मैंने आपको बताया था। जैसे पहली वाली केसिन, पहली आपकी केसिन, ठीक है, 2.63% होती है। एल्ब्यूमिन 0.31%, ग्लूवियोलिन ग्लूवियोलिन 0.11% होता है, ठीक है। वैल्यू याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती है। पूछता है कई बार कौन सी ऐसी विटामिन है जो दूध में नहीं पाई जाती है, तो आपकी कौन सी है, विटामिन सी। भारी क्रीम का प्रयोग मक्खन तथा पनीर बनाने में करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, भारी क्रीम का मक्खन व खीर बनाने में करते हैं, हल्की का किस में करते हैं, आपका केक बनाने में, ठीक है। दूध में विटामिन के नहीं पाई जाती है, एक आपकी विटामिन सी और एक आपकी विटामिन के, ये दोनों जो है विटामिन नहीं पाई जाती हैं। दूध का पीएच 6.5 टू 6.7, ठीक है, 6.5 टू 6.7। खीस का पीएच कितना होता है, 5.7 टू 6.4, ठीक है। आप याद रखेंगे इनको, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध की विस्कोसिटी किसके द्वारा मापी जाती है, विस्कोसिटी यानी विस्कोसीमीटर, ठीक है। ये बहुत ही मतलब सेम टर्म है, तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं है। विस्कोसिटी विस्कोसीमीटर, ठीक है। विस्कोसिटी की यूनिट पॉइस होती है, ठीक है। ये यूनिट पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है, ठीक है, कि विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, तो होती है पॉइस, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। दूध की विस्कोसिटी 1.5 टू 2 सेंटीपॉइस होती है, ठीक है। दूध की विस्कोसिटी उसकी रेंज पूछता है कितने से कितना होता है, यानी 1.5 टू 2, ठीक है, 1.5 से 2 सेंटीपॉइस होती है। सेंटीपॉइस इसकी एक यूनिट है, ठीक है। थनैला रोग से पीड़ित पशु के दूध का पीएच 6.7 टू 7.5 होता है। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, इसीलिए हो सकता है कि आपको कहीं कहीं प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही हो, तो मैं उस चीज़ को दोबारा रिपीट कर दूंगा कि मेरे को जो लगेगा कि हाँ मैं इसको सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाया, तो मैं उसको दोबारा प्रोनाउंसिएशन कर दूंगा। तो थनैला रोग से पीड़ित पशु के दुग्ध का पीएच 6.7 टू 7.5 होता है। दही बनते समय लैक्टोज से लैक्टिक एसिड में बदलने वाला जीवाणु तो कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। एक्चुअली जब ये नोट्स प्रिपेयर हो रहा था तो बहुत ही कम वक्त मिलता है, तो जल्दी जल्दी में थोड़े से मिस पॉइंट हो जाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। अगर नहीं है तो मैं लिखने की कोशिश करूँगा।
ई है, ठीक है, स्ट्रेप्टो, RO, स्ट्रेप्टो, ठीक है। अब तो कोकस दिख रहा होगा आपको क्लियरली, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ठीक है। 25 से 30 डिग्री होना दही में, दही के बनते समय कितना होना चाहिए? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस जो जो जीवाणु है यही वर्क करता है, और कितने डिग्री सेल्सियस पर वर्क करता है? 25 से 30 डिग्री जो है दही बनने के लिए टेम्परेचर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे मक्खन की, जिसे हम बटर बोलते हैं। जिसे हम बटर बोलते हैं, ठीक है। साल्टेड साल्टेड बटर में साल्टेड बटर में 2 से 2.5% नमक मिलाते हैं, ठीक है। इसमें बसा 80% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो फैट है 80% से कम नहीं होना चाहिए। मक्खन में अन्य पदार्थ 20% से अधिक नहीं होने चाहिए, यानी मक्खन में अन्य मतलब अन्य प्रोडक्ट जो हैं वो 20% से अधिक नहीं होने चाहिए। मक्खन में पानी की मात्रा 16 से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 16% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये ओवरऑल 100 का व्यू होता है। स्वीट की क्रीम बटर में 0.2 से 0.6% एसिडिटी अम्लता पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे पनीर। गाय के दूध से हल्का पीला पनीर प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें वसा की मात्रा 25% पाई जाती है। इसमें 40% नमी पानी पाई जाती है। इसमें प्रोटीन इसमें प्रोटीन 24.1 होती है, ठीक है। इसमें प्रोटीन कितनी होती है? 24.1 होती है। खनिज पदार्थ यानी मिनरल्स कितने होते हैं? 4.2% होते हैं। सबसे अच्छा पनीर भैंस का बनता है, यानी भैंस के दूध का सबसे अच्छा पनीर जो है, गुणवत्ता किसकी होती है? तो भैंस के पनीर की होती है। एक्चुअली इसमें फैट जो है बहुत अच्छा होता है। सफ़ेद पनीर भैंस के दूध का बनता है और पीला पनीर गाय के। रबड़ी के लिए तापमान 80 टू 85% होना चाहिए, ठीक है। रबड़ी के लिए तापमान 80 टू 85% होना चाहिए। घी, अब हम बात करेंगे घी की। घी को बनाने के लिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। घी में 99.5% फैट पाई जाती है। घी में सुगंध डाई एसिटाइल के कारण होती है, ठीक है। होती है या आती है? डाई एसिटाइल के कारण होती है। अब हम बात करेंगे आपके खोआ की। कुछ खोआ बोलते हैं, मतलब जो नॉर्मल लैंग्वेज में लोग खोआ बोलते हैं, वैसे इसका शुद्ध होता है खोआ, ठीक है। खोआ में PFA के अनुसार 20% से कम वसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। गाय के दूध में प्राप्त खोआ में 25.7% फैट होती है, ठीक है। मतलब एक औसतन जो वैल्यू होती है, तो गाय के दूध से प्राप्त जो खोआ होता है उसमें कितनी जो फैट होनी चाहिए? 25.7% फैट होती है, ठीक है। होती है या होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। भैंस के दूध से प्राप्त खोआ में भैंस का जो दूध होता है उससे जो हम अचीव करते हैं खोआ, उसमें 37.1% फैट होती है, या मतलब होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। गाय के दूध से प्राप्त खोआ में कुल ठोस पदार्थ की मात्रा 74.2% होती है। भैंस के दूध से प्राप्त खोआ में कुल ठोस मतलब सॉलिड जो मैटर होता है उसकी मात्रा कितनी होती है? 80.6% होती है। अब आपकी बात करेंगे मिल्क पाउडर, यानी दूध का जो पाउडर होता है मिल्क पाउडर। इसमें नमी की मात्रा 3% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी आपका मॉइस्चर जो है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब मिल्क पाउडर को संपूर्ण दुग्ध से बनाएंगे तो इसे होल मिल्क पाउडर कहते हैं। मतलब इसमें संपूर्ण का मतलब ये है, इसमें आपका गाय का भी मिल्क होगा, इसमें आपके भैंस का भी मिल्क होगा, इसमें आपके बकरी का भी होगा, इसमें आपके भेड़ का भी होगा, ठीक है। संपूर्ण
संपूर्ण दुग्ध, ठीक है। इसी को बोलते हैं होल मिल्क पाउडर। अगर वो उसका कंपोजिशन पूछता है कि होल मिल्क पाउडर का कंपोजिशन क्या है, मतलब किससे बनता है, तो इसमें आपके जो आपकी गाय है, भैंस है, आपकी बकरी है और आपकी भेड़ है, सबके पाउडर सबके मिल्क से जो है ये पाउडर तैयार होता है। जब मिल्क पाउडर को सेपरेटर दूध से बनाया जाता है तो इसे स्कैम्ड मिल्क पाउडर कहते हैं, ठीक है, स्कैम्ड मिल्क पाउडर कहते हैं। गाय के दूध से पनीर कितना प्राप्त होता है? 180 टू 200 ग्राम प्रति लीटर, ठीक है, 180 टू 200 ग्राम प्रति लीटर, ठीक है। ये आपको प्रति थोड़ा सा ऊपर दिख रहा होगा बट प्रति लीटर है। भैंस के दूध से आपको कितना प्राप्त होता है? 200 टू 225 ग्राम पनीर जो है आपको प्राप्त होता है, ठीक है। बसा यानी जो फैट का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 0.93% होता है। खाने वाली आइसक्रीम तथा केक में फूली हुई क्रीम का प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। गाय के 1 लीटर दूध से खोवा, ये यहाँ खोया लिखा है वही खोवा, कितना प्राप्त होता है? तो आपका 200 ग्राम होता है। भैंस के 1 लीटर दूध से खोवा 250 ग्राम यानी 250 ग्राम होता है। बटर से घी बनाने में घी का उत्पादन 90% होगा। जब आप बटर से घी बनाएंगे, ठीक है, आप याद रखिएगा, बटर से आप जब घी बना रहे हैं, घी बनाने में घी का उत्पादन कितना होगा, मतलब कितना प्रोडक्शन होगा घी का जब आप बटर से बनाएंगे, तो 90% होगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये पूछा जाता है कि घी से बटर कि बटर से घी, बट बटर से घी, ठीक है। क्रीम से घी बनाने में, ठीक है, एक तो बटर से आप बना रहे हैं, फिर आप क्रीम से बना रहे हैं, क्रीम से घी बनाने में घी का उत्पादन 92% होगा। दही से प्राप्त घी में घी का उत्पादन, अगर आप दही से फिर जो है घी बना रहे हैं, घी का कितना उत्पादन होगा? 86.56% होता है, 86.56% होगा, ठीक है, या होता है या होगा। भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी? आपकी मुर्रा है, ठीक है। ये पॉइंट है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि जो को लेक्चर में तो हम पढ़ते ही हैं, बट हमको जहाँ मिल जाते हैं हम उनको नोट कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट की वजह से। तो आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। किस भैंस के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आपकी गोदावरी, ठीक है, 13%। मैंने आपको पढ़ाया था, आपको पता होगा। गाय में सबसे अधिक वसा कितनी होती है? 5.5 टू 5.9%। भारत में भेड़ की कुल नस्ल 26, ठीक है। इंडिया में कुल टोटल कितनी जो है नस्लें हैं आपकी? 26 हैं। विश्व में भीड़ की कुल नस्लें 200 हैं। भारत में सबसे ऊंची भीड़ की नस्ल है तो आपकी कौन सी है? नेल्लौर। तीनों दृष्टिकोण के लिए उपयुक्त नस्ल लोही, ठीक है। भीड़ में प्रजनन काल से पहले ऊन हटाने को टैगिंग कहते हैं, ठीक है, प्रजनन से पहले। भीड़ में आँख के पास ऊन हटाने को ये आइन कहते हैं, ठीक है, EYEING, ठीक है, आइन कहते हैं। भेड़ों को चिन्हित करने के लिए ईयर ग्लॉच का प्रयोग किया करते हैं, ठीक है, भेड़ों को चिन्हित करने के लिए ईयर ग्लॉच का प्रयोग किया जाता है। भारत में बकरी की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो 21। दूध की रानी सानेन को कहते हैं, ये याद रखिएगा। मैंने आपको बकरी जब पढ़ाई थी, बकरी लेक्चर पढ़ाया था गॉड का, उसमें बताया था कि दूध की रानी कौन है आपकी? तो सानेन है, याद रखिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है, पूछा जाता है। भारत में गरीबों की कामधेनु बकरी को कहा जाता है, ये शुरुआत में ही था, आपको याद होगा और आपने सही से पढ़ा होगा। तो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ बकरी की एक भी प्रजाति नहीं पाई जाती है? तो आपका कर्नाटक है,
ठीक है, इंडिया का, या एक भी बकरी की प्रजाति नहीं पाई जाती है। सूरती बकरी का दूसरा नाम खानदेसी है। ठीक है, खानदेसी, इसका सेकंड नेम क्या है? खानदेसी। जानवर को काटने वाले को गूचर कहते हैं। ठीक है, पूछा जाता है गूचर किसे कहते हैं? जो जानवरों को काटता है, जिसे आप कसाई बोलते हैं। पशुओं को चराने वाले को सैफर्ड कहते हैं। ठीक है, जो गौ, जिसे आप बोलते हैं, जो जो आपका जो गौशाला, सॉरी, जो आपके पशुओं को चराने का जो है, चराने वाले को क्या बोलते हैं? सैफर्ड। मेरे को हिंदी नाम नहीं याद आ रहा है, मेरे को अभी एकदम से याद आया था, मैं एक्चुअली भूल गया। आप याद रखिएगा, बस यही पूछा जाता है, सैफर्ड। ठीक है, जो भी लोकल लैंग्वेज है वो वहाँ पर जो है नहीं होगी, तो आप उसको छोड़ के इस पे फोकस कीजिएगा, सैफर्ड। ठीक है, चराने वाले को क्या बोलते हैं? सैफर्ड। और कसाई को आप क्या बोलेंगे? गूचर। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो लेक्चर से रिलेटेड, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपके हर सब्जेक्ट की जो है तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो इसके लिए अभी मैं आपको रेगुलर वीडियो नहीं दे पाया, मैं पहले भी नहीं दे पाया था। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य सही ना होने के कारण मैं आपको रेगुलर वीडियो नहीं दे पाया, बट मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आपको जो है प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँ। हम लोग जो जल्द से जल्द, पूरा कोर्स हमारा लगभग 50% ख़त्म हो गया है, बस 50% और बचा है। और मतलब 50% में ये समझिए कि आपके जो है ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन आने थे, तो इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो है मैंने कवर कर दिए हैं। एक दो लेक्चर और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद नॉर्मल है, तो वो सब मैं आपको जल्दी से जल्द कवर करा दूँगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आशा करता हूँ कि आप लोग जो है स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब जो है, नमस्कार।